हिंदू धर्म को ही एक्सपोज करना शुरू कर दिया, तो उन पिल्लों को जो इस्लाम की नफरत में सुपर चैट दे रहे थे, बहुत दुख हुआ और उन्होंने उनसे हाथ खींच लिया। उन चंद एक्स मुस्लिम्स में से एक का नाम है हारिस सुल्तान। हारिस सुल्तान तुफैल चतुर्वेदी के बहुत करीब था और संजय दीक्षित के भी, और इंडिया से पूरी तौर पर सपोर्ट उसको जा रही थी कि आप बाहर बैठकर इस्लाम के खिलाफ प्रॉपर तरीके से काम करते रहें, फंड्स हम आपको करेंगे। मगर हुआ यह कि हारिस सुल्तान को पड़ा दौरा, और उस दौरे के दौरान उसके अंदर का जमीर जाग गया। उसने कहा, मैं इस्लाम पर तो तनकीद करता हूं, इसी तरीके से मैं सनातन धर्म के ऊपर भी तनकीद करूंगा। और उसने हाथ मिला लिए साइंस जर्नी के साथ, और हाथ मिलाने के चक्कर में उन्होंने सनातन धर्म की पोल खोलनी शुरू कर दी, सनातन धर्म की। यही वजह है कि रिसेंटली गालिब कमाल और अमित तिवारी और रियलिस्ट आजाद और हारिस सुल्तान और ये जो बड़े बड़े नाम हैं जो इस वक्त चल रहे हैं, जिनको काफी लोग सुनते हैं सनातन धर्म में, इसलिए मैं ये नाम ले रहा हूं, ठीक है, क्योंकि लोग इनको जानते हैं। तो इन्होंने आपस में गैंगअप किया और सनातन धर्म की पोल खोलना शुरू कर दी। अपने आप को ये कहने लगे कि जनाब हम इंडिया से मोहब्बत करते हैं, पैट्रियोटिक हैं, मगर हम सनातन धर्म की कट्टरता, यानी सेकुलर एथियस्ट पैट्रियोटिक, यानी एथियस्टिक अप्रोच रखने वाले पॉलिटिकल, ये वो लोग थे। और इन्होंने इंडिया के टूटने के ऊपर भी बात करनी शुरू कर दी कि अगर इंडिया में खालिस्तान बन जाता है तो कोई मसला नहीं, अगर आसाम सेपरेट हो जाता है तो कोई बात नहीं, अगर कोई और मसले आ जाते हैं, नागालैंड बन जाता है तो कोई मसला नहीं। तो इन्होंने ये बात करनी शुरू कर दी कि इंडिया के अंदर टूट फूट भी हो सकती है, राष्ट्र को मसला नहीं है, मगर बीजेपी और आरएसएस का कट्टर एक्सट्रीमिज्म आइडियोलॉजी जो थी वो ये थी कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए और फिर उससे बढ़कर अखंड भारत बनना चाहिए। इन्होंने तो पोल खोल के रख दी उसकी, और ये लोग फंडेड थे इन्हीं के, यानी ये समझें कि जिनका कुत्ता उन्हीं को काटने लगा और जिसकी बिल्ली उसी को म्याऊं करने लगी, तो इन लोगों को पड़ गए जान के लाले और इन्होंने उनका बाइकाट करना शुरू कर दिया। यही वजह है कि बड़ी तेजी से व्यूअरशिप गिरी हारिस सुल्तान की, गालिब कमाल की और दीगर लोगों की, क्योंकि इन्होंने जो सपोर्ट पीछे व्यूअरशिप की, चैनल्स की, सब्सक्रिप्शंस की, सुपर चैट की, फंड की जो की हुई थी वो नहीं हो रही थी, उसके बाद रुक गई। अब ये जो मैं सारी स्टोरी आपके सामने रख रहा हूं, ये खुद अपनी जुबान से इशारों में बयान करेंगे। उसकी वजह मैं आपको बताता हूं, क्योंकि इस थ्योरी को और इस लिंक को समझना जरूरी है। तो ये मैं अब आपके सामने एक अंदर की बात रखने लगा हूं, राज की बात, कि ऐसा क्यों हुआ कि इन्होंने उन एक्स मुस्लिम से अटैक करवाया, यानी उन एक्स मुस्लिम्स पर अटैक करवाया जो एक्स मुस्लिम या तो पाकिस्तान से ताल्लुक रखते थे या अब्रॉड में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, कनाडा में, यूरोप में किसी जगह पर बैठे हुए थे। क्यों उनसे काम करवाया? बड़ी तवज्जो से सुनना है, बड़ी तवज्जो से। आपको याद होगा मैंने एक वीडियो डाली थी 6 महीने पहले। उस वीडियो के अंदर मैंने आपके सामने रखा था कि सबसे पहले समीर की डॉक्सिंग हुई है, इसके बाद साहिल को ट्रैप किया जाएगा। उस वक्त समीर ने सनातन धर्म कबूल नहीं किया हुआ था, और मैंने आपको बताया था कि क्यों समीर की डॉक्सिंग की जा रही है, क्योंकि वो इंडिया में है, और जब तक वो सनातन धर्म कबूल नहीं करेगा ये उस बंदे को चैंपियन नहीं मानेंगे। मैंने आपको बताया था, वो वीडियो जाके देख लें, वीडियो पड़ी हुई है, ठीक है, उसमें मैंने कहा था, टाइटल ही वो है, और मैंने बार बार इस चीज का जिक्र किया हुआ है। अब मैं आपको समझाता हूं क्यों इन्होंने ये फोकस किया, और ये प्रोग्राम से इसका इशारा भी आपको दे दूंगा। हुआ कुछ यूं कि जब आप, आजकल सोशल मीडिया का दौर है, मैं कहां बैठा हूं किसी को नहीं पता, इसीलिए मुझे जो फंड करेगा या मुझे सपोर्ट करेगा, हो सकता है किसी वक्त में मैं उसकी आइडियोलॉजी के खिलाफ ही बात कर दूं, और अगर मैं उसकी आइडियोलॉजी के खिलाफ बात करूंगा, बड़ी गौर से सुनिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिंक है ये बीच का। मैं अगर उसकी आइडियोलॉजी के खिलाफ कभी बात करूंगा तो चूंकि उसको पता ही नहीं कि मैं किस जगह पर बैठा हूं और वो मुझे पकड़ नहीं सकता, लिहाजा वो मुझे कंट्रोल नहीं कर पाएगा। पॉइंट टू बी नोटेड, पॉइंट टू बी नोटेड, वो मुझे कंट्रोल नहीं कर पाएगा। मेरा एसेट अगर मेरे कंट्रोल में नहीं है
तो मैं अपने एसेट को डायरेक्शंस नहीं दे सकता, कंट्रोल नहीं कर सकता, वहां इंचार्ज नहीं बन सकता। लिहाजा मेरे लिए जरूरी यह था कि जो एसेट है वो मेरे कंट्रोल, मेरे रडार के अंदर हो, और ऐसे कंट्रोल के अंदर हो जिसको मैं कल को ब्लैकमेल कर सकूं, कॉर्नर कर सकूं, उस पर केस डाल सकूं, उसकी डॉक्सिंग कर सकूं। और यह कहां मुमकिन था? सिर्फ और सिर्फ इंडिया के अंदर। हारिस सुल्तान को यह टैकल नहीं कर सकते थे क्योंकि हारिस सुल्तान ऑस्ट्रेलिया में बैठा है। गालिब कमाल को यह टैकल नहीं कर सकते थे क्योंकि वो बाहर बैठा है। और भी 3-4 बंदों को यह काबू नहीं कर सकते क्योंकि वो बाहर बैठे हैं। अगर एक्स मुस्लिम जिनके ऊपर ये पैसे लगा रहे हैं उनको काबू करना था, उसका वाहिद हल यह था कि इंडिया में एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जाए और सिर्फ इंडिया से उनको ऑपरेट किया जाए। यही वजह है कि बड़ी तेजी से उन एक्स मुस्लिम्स का बाइकआउट किया गया जो इनके रैकेट के अंदर नहीं आ रहे, नंबर 1, और नंबर 2 जो इंडिया की ग्राउंड जमीन के ऊपर मौजूद नहीं है। यही वजह है कि साहिल ने एक्स मुस्लिम्स की वो फौज तैयार की जो सिर्फ और सिर्फ अपनी आइडेंटिटी रिवील करेंगे और अपनी लोकेशन डिस्क्लोज करेंगे। पॉइंट टू बी नोटेड। क्यों एक्स मुस्लिम मूवमेंट को रजिस्टर करवाया गया ग्राउंड के ऊपर? ताकि इनकी लगाम अपने हाथ में रखी जा सके। कल को अगर सनातन धर्म के खिलाफ ये बात करने की कोशिश करें, हम इनका गिरेबान पकड़ सकें, इनको कोर्ट में घसीट सकें, इनके ऊपर झूठी एफआईआर काट सकें, इनकी डॉक्सिंग कर सकें, इनकी मॉब लिंचिंग कर सकें। समझ रहे हैं? यह बहुत इंपॉर्टेंट था। यही वजह है कि इन्होंने इस प्रोग्राम के अंदर खास तौर पर भारतीय एक्स मुस्लिम्स को अपने विषय का मुद्दा बनाया। भारतीय एक्स मुस्लिम्स, यह बड़ी तवज्जो की बात है। जनाब, कहानी पढ़ी गई है। अब सुनते हैं, क्योंकि अब आप थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ चुके हैं। अब मैं आपको कुछ चीजें समझाता हूं, मगर चूंकि मैं अपनी एक तरतीब से चलूंगा तो आपको ऑडियोज किसी मुख्तलिफ तरीके से सुनने को मिलेंगी। मगर उसमें आपको एक पहले मैं ये सुनाऊंगा आपको जो ऑडियोज मेरे पास हैं तरतीब से, उन पे तबसरा होगा, और उसके बाद मैं इनकी मानवता जो है उसको एक्सपोज करूंगा, जो ये ह्यूमैनिटी की बात करते हैं। तो बड़ी तवज्जो से आपने इस चीज को सुनते रहना है, बड़े गौर से, ठीक है? अच्छा जी, सबसे पहले, क्योंकि ये जो मैं ऑडियो सुना रहा हूं इस पर अगली बात डिपेंड करेगी, तो इसलिए आपने गौर से इन चीजों को सुनना है। लें जी, सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं पाकिस्तान के हिंदुओं या पाकिस्तान की आइडियोलॉजी की बात। ये सुने। और दूसरे पाकिस्तान के मुसलमान जो है वो मदनी इस्लाम के अंदर है, जहां कत्ल जायज है, जहां काफिरों को मारा जा सकता है। आवाज आ रही है तो बताइएगा, आवाज आ रही है? नीचे लिख दीजिएगा जरा, आवाज आ रही है कि नहीं। और अगर आवाज तंग कर रही होगी तो मुझे फिर दूसरी जगह से सुनाना पड़ेगा। हो सकता है कहीं मेरा नेट तंग करे तो फिर मुझे उस पर आना पड़ेगा। अच्छा, ऑडियो नहीं समझ आ रही, ठीक है, रुकें 1 मिनट। अच्छा, मेरी आवाज तो आपको आ रही? 1 मिनट, यहां से मैं निकल जाऊं। फोन से मैं निकल गया उस वक्त। अब मैं फोन से आपको ऑडियो सुना देता हूं, रुकें जरा, ताकि आवाज आपको ठीक आनी चाहिए। मुझे कमेंट्स में बताएं अभी मेरी आवाज, क्योंकि मैं लैपटॉप से आ गया हूं और अगर नेट ऊपर नीचे होगा तो फिर मुझे वेट करना पड़ेगा। चलें जी, ये आपको सुनाते हैं, सुने जरा, अब आवाज आपको ठीक आएगी। और दूसरे पाकिस्तान के मुसलमान जो है वो मदनी इस्लाम के अंदर हैं, जहां कत्ल जायज है, जहां काफिरों को मारा जा सकता है, मारा जाना चाहिए। पाकिस्तानी मुसलमान मदनी दौर के अंदर हैं, जहां काफिरों को मारा जाना चाहिए और जहां उनको काटना जायज है। पहली बात है, ये चीज साबित नहीं कर सकता। मगर हिंदू किस दौर में रह रहा है? चूतड़ वेदी साहब, ये भी तो बताइए, हिंदू किस दौर में रह रहा है? चलो, मुसलमान तो मदनी और मक्की दौर में बटा हुआ है कि जो मक्की होंगे वो आपके बकौल अच्छे होंगे और जो मदनी होंगे वो एक्सट्रीमिस्ट होंगे। तो पाकिस्तानी सारे तो हो गए एक्सट्रीमिस्ट, वहां तो काटना पाटना जायज है।
आज का हिंदुस्तान किस दौर में जी रहा है? वहां का हिंदू क्यों मारने काटने की बात कर रहा है? तुम तो मानवता की बात करते, आगे दिखाएंगे दिखाएंगे, तुम तो मानवता की बात करते हो। सवाल ये है, भारतीय मुसलमान मक्की, यहां से इसने बात शुरू की है, ठीक है, और यहां से आगे बढ़ते हुए इसने एक्स मुस्लिम्स की तारीफ करना शुरू की। उस तारीफ के ऊपर भी तबसरा करेंगे, जरा सुने, बड़ी मजे की तारीफ की है, जरा चेक कीजिएगा। उसी समय मेरी आजाद ग्राउंड का नाम आया है, पॉइंट टू बी नोटेड, आजाद ग्राउंड पर्सनैलिटी को आपने जहन में रखना है। आजाद ग्राउंड वो चच्चा जिसने समीर को नंगा करके रख दिया और एक्स मुस्लिम मूवमेंट की सही पोल खोल कर रखी। तुफैल चूतड़ वेदी 18 से 20 साल पहले से आजाद ग्राउंड से वाकिफ है, ग्राउंड के ऊपर, और इस्लाम के खिलाफ जड़ें काटने में ये इंडिया के अंदर काम कर रहा है 18-20 साल से, और उससे भी पहले से। तो चूतड़ वेदी साहब कहते हैं मैं आजाद ग्राउंड साहब को भी मिला और वो मेरे पुराने जो है ना वो साथी हैं। आगे बढ़ते हैं, सुनते जाइए। उसी समय मेरी आजाद ग्राउंड से परिचय, और बाद के जो अभी लोग आए हैं एक्स मुस्लिम मूवमेंट में, यानी सचवाला है, साहिल है, समीर है, अपोस्टेट इमाम है, ये वो लोग हैं जो इस्लाम को समझते हैं, बेसिकली मुल्ला लोग हैं। सचवाला, साहिल, समीर और एक चूहे का भी नाम लिया है कि जनाब ये वो लोग हैं जो मुल्ला लोग हैं। वाह वाह। सच वाला दूध पीता बच्चा जाहिले मुतलक खुद को बोल के गया है चैनल के ऊपर। समीर मेरे सामने जलील हुआ, इस्लामिक अवेकनिंग के सामने जलील हुआ, जैद पटेल साहब के सामने जलील हुआ, और किस किस के सामने जलील नहीं हुआ, वो नाड़ा खोलने वाली अपनी मालिक मकान के सामने भी दलील हुआ। हाँ जी, समीर जैसी औरतें होती हैं, टैक्सी ड्राइवर को कहती हैं शालीमार टाउन जा रहे हैं, वो कहता है जी जाऊंगा, कहती है क्या लेंगे, तो उनकी हालत और शक्ल देख के कहता है बीबी मैं किराया ही लूंगा। मकसद कहने का ये है कि इस तरह की मालिक मकानें वहां जलील होती हैं जिनके सामने ये छक्का भी जलील होता है लाइव, इस तरह जलील हुआ, और उसको कह रहा है जी ये बड़े बड़े लोग हैं। आगे चेक कीजिएगा तारीफ के पुल ये कैसे बांधता है चूतड़, ये चेक कीजिएगा। लंबे समय तक कोई जाकिर नाइक के साथ रहा है तो जाकिर नाइक के साथ रहा है, उसके जाकिर नाइक की गाड़ी धोते थे ये लोग। जाकिर नाइक एडा वेला, जाकिर नाइक के इन जैसे पिल्लों को वो अपने साथ रखेगा। लंबे समय तक कोई जाकिर नाइक के साथ रहा है तो किसी तरह की मूवमेंट के साथ जो दीन की दावत बांटता फिरता है, या सचवाला जैसे पानी में मछली तैरती है, पानी में गटर में डड्डू फैलता है जैसे पानी में मछली, ये चेक करे। सच वाला अरबी के बारे में ऐसे है जैसे पानी में मछली तैरती है। वाह भाई वाह। ये कौन सी मछली है बताएं तो सही। आजकल ठंड है चूतड़ वेदी साहब, आजकल ठंड है, ये ना हो कि इस मछली को मैं तेल के अंदर फ्राई करके खा जाऊं और कांटों समेत खा जाऊं। हाँ, तो इसलिए इनको मछली से तशबीह ना दें, आजकल ठंड है हम फ्राई कर देंगे। ये सुने जरा। दीन की दावत बांटता फिरता है, या सचवाला जैसे पानी में मछली तैरती है, वो अरबी में ऐसा माहिर है, अरबी में ऐसा माहिर है। और मुफ्ती साहब ने मुफ्ती साहब की डिबेट आप देखे चैनल पे पड़ी है, मुफ्ती साहब ने एक पेज ओपन करके 2 लाइनें पढ़ने को कहा था। पानी में तैरने वाली तुम्हारी मछली, उसके पिछवाड़े से पानी निकल गया था, पिछवाड़े से चतुर्वेदी साहब, और वो पिछवाड़े से निकलने वाला पानी आपके मुंह पे ही ना गिरा हो कहीं, ये याद रखिएगा। बड़े 1.5 क्षण पानी की तरह तैरता है घंटा मेरा। आगे, और नतीजा है कि वो कुरान की आयत का एग्जैक्ट मीनिंग जो उस पर बात करता है। एग्जैक्ट मीनिंग पर तो बुला ले उसको, चैलेंज आ जाए, मैदान में निकले, बुला लेना उसको, उसके चेले चांटों को सारे इकट्ठे होके आ जाओ, तो बात कर रहे हैं एग्जैक्ट मीनिंग के ऊपर। एग्जैक्ट मीनिंग, और वो ऐसे सवाल उठा रहा है जिस पर
जो सारी दुनिया में मैंने कहीं किसी एक्स मुस्लिम मूवमेंट में नहीं देखा। वो तो तुम्हें आता जाता क्या है, ये है तारीफ। आगे चलकर इसने मेरी स्वीडिश यस्सु की कुत्ती की तारीफ की, जरा वो भी सुनिएगा। आजकल आगे आपको बहुत कुछ सुनने को मिलना है, जरा सुनिएगा, जरा बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं कुछ, सुने जरा। जो एक्स मुस्लिम मूवमेंट है, जो पाकिस्तान वाले हैं या और आसपास के लोग हैं, उनमें और भारतीय मूवमेंट में कुछ लोगों में ये है कि ये बहुत गंभीर लोग हैं। बहुत गंभीर लोग हैं, सामने नहीं बैठ सकते, बहुत गंभीर लोग हैं। हाँ, वाह, गंभीर लोग हैं, आंदा जांदा खे नहीं, गंभीर लोग हैं। हाँ, तू कौन जी, मैं खाम खा, आता क्या है जी, कुछ नहीं, करते क्या हो जी, एक्स मुस्लिम मूवमेंट। बहुत अच्छे, लो जी पैसे पकड़ो, चेक काट दिया, ये लो जी, स्टूडियो माइक ले लेना, लैपटॉप ले लेना, हाँ, मालिक मकान को ही रगेत देना, हाँ जाओ, कोई मसला नहीं है। मैं क्या हूं जी, मैं एक्स मुस्लिम मूवमेंट चलाता हूं। हाँ ना, तुहाडे जमन वाले थे। ईरान में भी जैसे एक्स मुस्लिम मूवमेंट है, तो वो पर्दे के खिलाफ है। पर्दे के खिलाफ है? पर्दे के तुम बहुत खिलाफ हो, तुम्हें महिलाओं को नंगा देखना है। ये मैं आगे क्लिप दिखाऊंगा आपको, ये एक्स मुस्लिम मूवमेंट को सपोर्ट क्यों कर रहा है, ये आगे सबूत दूंगा कि ये लड़कियां भड़वागिरी की खातिर ये सपोर्ट कर रहा है। ये बुढ़ा, इस बुढ़े की नोनो इसके दिमाग का साथ देना छोड़ गई है, जिसकी वजह से इसके घर में होते हैं फड्डे। और इसने आसान तरीका ये तलाश किया कि अपने मुंह बोले बेटे की गर्लफ्रेंड्स को मैं रगेदना शुरू कर दूं। हाँ, ये चक्कर है असल में। ये सबूत आपके सामने आगे आएगा, चेक कर लीजिएगा, वीडियो का सबूत दूंगा मैं, टेंशन ना ले, आगे बढ़े। इस्लाम की कुछ छोटी मोटी चीजों के, मगर जो बुनियादी इस्लाम के सबक हैं उन पर बात करने में जो काम करना चाहिए, वो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा भारत के एक्स मुस्लिम या फिर एक वो क्या नाम है, हाँ, उस लड़के का नाम आने लगा है, हाँ, जो अपनी बिल से बाहर नहीं निकलता, वो लड़का जो आजकल इंडिया शिफ्ट हो रहा है, वो लड़का जिसको नेशनल टीवी पर बुलाते हैं, वो लड़का जो हमारे सामने बैठने की साख ही नहीं रखता, वो लड़का। पाकिस्तान से बहुत जोरदार बोलता है उनका, साहिल के चैनल पर कई बार आता है एडम मैडम एडम एडम एडम, और एक जफर है। ये दो तीन लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल ओरिजिनल टेक्स्ट पर बात कर रहे हैं, और ध्यान दें ये सारे के सारे मुल्ला हैं, सारे के सारे मुल्ला। एडम सीकर को क्या कहता है जी, ये सारे के सारे मुल्ला हैं। ओ चूतड़, ओ चूतड़, ओ चूतड़ वेदी हैं, बुढ़े सठिया गया है क्या? तेरी उम्र है चिता की तैयारी की, और तू सोशल मीडिया पर बैठकर बकबक करता है। मेरे चैनल पे प्रोग्राम पड़ा है वादे हक ऑफिशियल के ऊपर, एडम सीकर वाज नॉट अ मुस्लिम, वो क्रिश्चियन मिशनरी था। ये प्रोग्राम पड़ा है, सबूतों के साथ दिखाया है, सबूतों के साथ। और उसमें दिखाया है कि उसको अरबी की अलिफ नहीं आती, वैसे अरबी की तो आइन होती है, उसको अलिफ भी नहीं आती है। और चलते क्या है जी, जी हम एक्स मुस्लिम मूवमेंट चैंपियन है, तो कहता है जी मुल्ला है वो, मुल्ला मेरे घंटे से मुल्ला है। ये चले जी आगे। ये वो लोग हैं जो दीन की दावत बांटते फिरते थे, और उसके दीन बांटते फिरते थे, दीन की दावत है या क्या है, और उसके दीन की दावत में जो उन्होंने चीजों को समझने की कोशिश की, क्योंकि कंट्राडिक्टरी बातें बहुत हैं कुरान में। हाँ बहुत हैं। ले जी, यहां इसने एक्स मुस्लिम्स की तारीफ कर दी है। अच्छा, इससे आगे इसने इस्लाम को एक एग्जाम्पल के साथ हैं, ये एक एग्जाम्पल के साथ समझाने की कोशिश की है, एग्जाम्पल के साथ। वो क्या एग्जाम्पल है, जरा तवज्जो कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट मैं आपके सामने रखने लगा हूं। इस पर आपने स्क्रीन पर भी तवज्जो देनी है जब मैं आपको कहूं। इंडिया के एक अदीब थे, गो के हमें उनसे लाख इख्तलाफ सही, जिनका नाम है अल्लामा नियाज फतेहपुरी। उनकी कई किताबें भी हैं, तो ओरिजिनल इंडियन। उनका रेफरेंस देके कहता है कि उन्होंने इस्लाम के बारे में क्या कहा हुआ है, जरा सुन लें, फिर मैं आपको इसका पोल खोलता हूं। बेसिकली क्या है, मैं इस पे एक बड़ा उम्दा जुमला आपके मतलब का होगा। नियाज फतेहपुरी साहब ने, नियाज फतेहपुरी साहब ने क्या कहा जी, सुने जरा। सांपों के बारे में कहा है कि सांपों की और मौलवियों की अलग-अलग किस्में हैं। फर्क इतना है कि कुछ सांप बगैर जहर के होते हैं। तो
फंस गया गले में। क्या 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 ऐसे हंस रहा है जैसे 1990 मॉडल की गाड़ी स्टार्ट होते हुए। क्या 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 क्या। लेकिन मौलवी कोई भी बगैर जहर का नहीं होता। हाँ, जहर का नहीं होता, तेरे पिछवाड़े पे काटा था, तुझे आज तक जलन आती है। क्या उम्दा जुमला कहा है, क्या उम्दा जुमला कहा है। नियाज फतेहपुरी साहब की तरफ मंसूब करके इसने ये कहा कि उन्होंने इस्लाम के नक्शे को यूं खींचा है कि जैसे सांप हैं वैसे मौलवी होते हैं, बस फर्क ये है कि कई सांप बिना जहर के होते हैं। इससे इसने इस्लाम का नक्शा खींचा है। और चूतड़ 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 और चूतड़ वेदी डेले कट के स्क्रीन ते वेख नहीं बच्चे, डेले कट के स्क्रीन ते। अगर इसको नहीं पंजाबी आती इसको ट्रांसलेट कर देना। वैसे जितना ये बुढ़ा है 200 कबल मसीह का, इसको पंजाबी आती होगी, पक्की बात है। तो चूतड़ अपना आंखें अड के डेले अड के स्क्रीन के ऊपर देखना है। नियाज फतेहपुरी क्या कहने वाला है ये जरा देखना। तुम कहते हो ना जी वो उसने ये कहा, ये देखो स्क्रीन के ऊपर नियाज फतेहपुरी साहब की किताब है मजहब। मैंने कहा लाख इख्तलाफ अपनी जगह पर, मगर इस्लाम के बारे में वो क्या कहते हैं। पेज नंबर आ जाए 87 के ऊपर, नीचे लिखा हुआ है नियाज, मुकदमे के अंदर उन्होंने सारी ये चीज बयान की मजहब के अंदर। स्टार्ट में क्या कहते हैं, सेकंड पैराग्राफ आपने पढ़ना है। कहते हैं बहरहाल दुनिया को एक निजाम की जरूरत यकीनन है, एक आइडियोलॉजी की, क्योंकि जामिउल बशरी यानी सोसाइटी इसका मोहताज है। अखलाक की तालीम के लिए यानी मॉरल्स की तालीम के लिए किसी ना किसी ऐसी बुनियाद की जरूरत है जो सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशन पर उस पर आयद हो सके, यानी उनको कायम कर सके। आगे वो क्या बताते हैं, कौन सा निजाम है वो जिसकी जरूरत है दुनिया को। वो निजाम अगर कोई हो सकता है तो सिर्फ इस्लाम है। आए हाय चूतड़ साहब अपना चूतड़ वेदी साहब, ये देखें नियाज फतेहपुरी साहब क्या कह रहे हैं इस्लाम के बारे में। अगर कोई हो सकता है तो सिर्फ इस्लाम है, जिसकी आगोश सारी दुनिया के लिए खुली हुई है और जिसकी तालीमात फितरी हर मुल्क हर राष्ट्र और हर जमाने हर समय के लिए मौजू और मुनासिब हो सकती हैं। हाँ जी, ये तो आपके अल्लामा नियाज फतेहपुरी साहब इस्लाम के बारे में कह रहे हैं। वो अगर मौलवियों से किसी को इख्तलाफ है तो उसका हम क्या करें, वो तो कर सकते हैं, हमें भी है कईयों से। मगर इस्लाम के बारे में तुम्हारे नियाज फतेहपुरी साहब ये कह रहे हैं तो बेटा तुम सुन के बैठे हो, हम पढ़ के बैठे हैं। हाँ, तुम्हारी उम्र होगी अब अरस्तू जितनी, मगर हम तुम्हारे भी बाप हैं चूतड़ साहब, हम तुम्हारे भी बाप हैं। न यकीन आए तो लिंक दे देंगे, कभी लाइव बैठने की जुर्रत कर लेना। वो अपने गंदे अंडे के साथ बैठकर वहां पर अच्छा खांसता है तो माइक म्यूट कर लेता है। भाई खांसी कुत्तों को आती है, इंसानों को भी खांसी आती है, माइक ओपन रहने दिया कर, खांसने में क्या टेंशन है, खांस लिया कर माइक ओपन करके। कुत्ता खंग लगी हुई है, स्क्रीन के ऊपर ऐसे खांसता है गंजा टकला। अच्छा, तो नियाज फतेहपुरी साहब ने तो ये कहा जनाब। अब इनकी एक और ऑडियो सुनते हैं, उसका भी थोड़ा सा जायजा हो जाएगा ये क्या कहना क्या चाहते हैं। कहते हैं जी एक्स मुस्लिम्स जो हैं वो क्या काम कर रहे हैं वो आपके सामने रख देते हैं। एक्स मुस्लिम्स, इन्होंने नियाज फतेहपुरी साहब का कहा ना वो जहर बेचते हैं, यानी जहर का फर्क है, ठीक है, मौलवियों में और सांपों में। तो ये चेक कीजिएगा कि एक्स मुस्लिम्स क्या काम कर रहे हैं। उस सब मानसिकता कोई जो जहरीली किस्म है इसकी बोलने में जो लोग जुटे हुए हैं वो एक्स मुस्लिम है। यानी इस जहर की पोल खोलने में जो लोग जुटे हुए हैं वो एक्स मुस्लिम्स हैं। और तुम्हारी जहरीली पोल खोलने के लिए आज मैं जुटा हुआ हूं। हाँ, आज मैं जुटा हुआ हूं, तो तुम्हारी जहरीली पोल भी हम खोलेंगे। हाँ, इधर आ दिलबर, हुनर आजमाए, तू एक्स मुस्लिम आजमा, हम तुझे आजमाए, आजा। तो हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, मैंने आपको एक इशारा दिया था कि ये लोग पहले क्यों हारिस सुल्तान को और उन एक्स मुस्लिम्स को जो पाकिस्तान से थे उनको फंड कर रहे थे, और क्यों इन्होंने फंड करना छोड़ दिया। तवज्जो कीजिएगा, हारिस सुल्तान की एक किताब है जिसका वो अक्सर चर्चा करता रहता है, उस किताब की ट्रांसलेशन करवाने वाला ये चूतड़ वेदी था। क्या जरूरत थी उसकी ट्रांसलेशन की, क्यों उनको प्रमोट किया जाता था, क्यों उनको हिंदी
चैनल्स और इंडियंस के आगे प्रमोट किया जाता था? क्यों उनके चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए ग्रुप्स बना बना के टेलीग्राम के उनकी व्यूअरशिप को बढ़ाया जाता था? क्यों कहा जाता था हिंदुओं को कि बैठकर नीचे कमेंट करें, शोट डालें, ऐसे लगे कि जैसे बहुत एक्टिविज्म हो रहा है? क्यों? और पोल खुल गई, चेक करें क्या कहते हैं। आरंभ में इसका जो प्रचलन आरंभ हुआ वो पहले कुछ कनाडा से कुछ लोग निकले थे, जिसमें एक अपोस्टेट प्रॉफिट था, एक वो कोई क्या एथीस्ट करके कुछ था, फिर उनकी देखा देखी कुछ और लोग निकले, जिसमें से प्रमुख जो था वो हैरिस सुल्तान था और एक आपका गालिब कमाल था। इसमें से अपोस्टेट प्रॉफिट को यदि छोड़ दें तो बाकी सारे के सारे जो है वो कुछ दिनों के बाद जितनी आलोचना इस्लाम की करते थे, ये दुख, ये जुमला सुनिएगा गौर से, जितनी आलोचना इस्लाम की करते थे, दोबारा चेक कीजिएगा, इनका मकसद क्या था, पैसे क्या दिए गए थे और हुआ क्या, गौर से, और अलग होने की वजह क्या है। अपोस्टेट प्रॉफिट को यदि छोड़ दें तो बाकी सारे के सारे जो है वो कुछ दिनों के बाद जितनी आलोचना इस्लाम की करते थे, उससे अधिक जो वो थे वो सनातन धर्म की करते थे। और खासतौर से वो हैरिस सुल्तान का तो मुझे ध्यान है कि उसको प्लेटफॉर्म दे दिया नीरज अत्री जी ने। अथरी 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 तेरी अथरी तेनू मैं अर्थ करना वा, खैर तेरे मैं फड़ के ना अर्थ करना वा, रुक जरा, तेरी बारी भी आएगी नीरज, और जरा धीरज, नीरज जरा धीरज, ठीक है जी। वो कहने लगे जी उन्होंने उनको ले लिया स्टेज के ऊपर और वो बाद में इन्हीं की ही पांव के ऊपर कुल्हाड़ा मार गया। शंकर सरन जी जैसे जो प्रबुद्ध और गहरे व्यक्ति है, वो भी उससे इतने प्रभावित हो गए कि उसके ऊपर उन्होंने पूरी पुस्तक लिख डाली, पूरी किताब लिख दी हिंदुओं ने, पूरी पूरी किताबें लिख दी, पूरे पूरी स्ट्रीम के ऊपर बनाया, और उसके बाद क्या हुआ आपके सामने आ जाएगा, बल्कि आप जानते ही हैं जी। और उसका जो प्रमुख किरदार बाद में पता चला वो ये है कि वो तो सनातन धर्म का ही मजाक सबसे अधिक उड़ाता है। तो जब तुम्हें एडम सीकर का बता रहे थे, तुम कहां सुनते थे? जब हमने बताया कि एडम सीकर गालियां निकालता है तुम्हारे सनातन धर्म को, तुम लोग कहते थे ना जी ना, इस्लाम के खिलाफ बोलता है, हमें सब कबूल है। हाँ, अब जब लगी फटने तो सुपर चैट लगी बटने। हाँ, आगे चले। तो जिस समय ये मूवमेंट चला था तो उस समय आप इसको कैसे देख रहे थे, विशेष रूप से तब जब कैसे देख रहे थे? घूम के देख रहा था। और कैसे देख रहे थे? कैसे देखा जाता है? आंखों से देखा जाता है, उल्लू के पट्टे हैं, कोई नई टेक्निक आई है देखने की। क्या आप जानते हैं कि सबसे बड़े एक्स मुस्लिम अली सी, अच्छा ये बीच में करता है क्या? ये मिर्चें खाता है या नीचे मिर्चें रखता है प्रोग्राम के दरमियान? ये जो मधुरी दीक्षित का दीक्षित, अच्छा मेरी आवाज कटेगी नहीं, मैं पूछ रहा था, मेरी आवाज आ रही होगी, मैं पूछ रहा था ये करता है, ये संजय दीक्षित जो है ये थोड़ी देर बाद करता है, ऐसे करता है, क्या ये मिर्चें खाता है या नीचे रखता है? सवाल तो ये है, प्रश्न तो ये है। जिन्होंने अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद लिखी, ये सुनिएगा ना जरा, इसकी जरा सुनिएगा। उस समय आप इसको कैसे देख रहे थे, विशेष रूप से तब जब आप जानते हैं कि सबसे ये देखे, तब जब आप जानते हैं कि ये फिर सुने, तब जब आप जानते हैं कि सब ये खोती दा खोर। आगे चले। और लेकिन उनको भी बाद में संभवतः क्रिश्चियंस द्वारा कब्जा कर लिया। अब ये पूछ रहा है कि हारिस सुल्तान को हमने सर पे उठाया था, उस सर पे उठाने के बाद उसने हिंदू धर्म की ही लुटिया डबो दी, इस पर आपका क्या तबसरा है? मैं एक तो बात आपको वाज़ेह करता चलूं, ये जो गालिब कमाल है ये तो बेसिकली एक्स क्रिश्चियन है, मुसलमान है ही नहीं। थैंक यू सो मच चूतड़ साहब। अच्छा, ये मुसलमान नहीं है, ईसाई। और आपने शंकर साहब का नाम लिया, मेरा नाम नहीं लिया। मेरा नाम नहीं लिया। क्या फांसी के ऑर्डर थे कि तेरा नाम भी लिया जाता? हाँ, तेरा नाम फांसी के ऑर्डर पे लिया जाएगा, तब अपनी बारी पे आना, मेरा नाम क्यों नहीं लिया? अच्छा, ये मुसलमान नहीं है, ईसाई। और आपने शंकर साहब का नाम लिया, मेरा नाम नहीं लिया, इसलिए कि हैरिस सुल्तान की किताब है जो कर्स ऑफ गॉड, अनुवाद मैंने करवाया।
राज खुल गया है। ये कहता है जी कि हारिस सुल्तान की किताब